अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर विद अरुण सुरेश और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स कहीं से भी हमें देख रहे होंगे तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड आप अपने सारे के सारे डाउट्स और क्यूरीज को क्लियर करते आ रहे होंगे। लास्ट की जो वीडियो लेक्चर्स में हमने चीज को डिस्कस किया था वो हमने जो है ये 6 टॉपिक्स कवर किए थे, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन की जा रही थी। अपनी लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है कि हमने क्रॉप्स को क्लासिफाई कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलेडन्स। आज जो हमने चीज डिस्कस करनी है वो हमने सीखना है इरिगेशन सिस्टम के बारे में। हमें पढ़ना है कि व्हाट इज इरिगेशन, इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। वेट अ सेकंड। लास्ट के वीडियो लेक्चर्स में हमने ये चीज डिस्कस की थी, हमने मोनोकोट्स और डाइकोट्स के बारे में पढ़ा था। हम देखा था कि किस तरीके से जो है क्रॉप्स को क्लासिफाई किया गया है। आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो हम इस चीज को पढ़ेंगे कि व्हाट इरिगेशन इज। आज हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, ये क्यों जरूरी है, इसका क्या रोल है क्रॉप की प्रोडक्शन में, हम उसको समझेंगे। सेकेंडली कि इरिगेशन जो है एक टर्म, उसको जो है वो उसकी सोर्स क्या है, किस तरीके से हम वाटर को सप्लाई कर सकते हैं, ये क्यों जरूरी है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं और इसके गोल्स क्या हैं। हमने इन 5 टॉपिक्स को आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करना है। आई होप कि आप लोग इसको इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे, चीजों को थोड़ा पढ़ेंगे मगर ऐसा पढ़ेंगे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो जरूर क्लियर होगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको ये 5 टॉपिक कम वक्त में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा सके। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इरिगेशन है क्या। अब यहाँ पर ये इरिगेशन से आप अंदाजा लगा लें, यहाँ पर जो चीज लिखी हुई है कि इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, जो चीजें मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ आपने इन चीजों को याद रखना है, यही चीजें आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले आपने जिस चीज को पढ़ना है कि व्हाट इरिगेशन इज, तो आपने वो याद करना है। जहीं कहीं पर भी आपसे सवाल आ जाए कि व्हाट इरिगेशन इज, तो आपने वहां पर इसको कहना है कि ये एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर है। ठीक है, अब आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर से मुराद क्या है। अब देखें, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर क्या है। एक हमारे पास रेन है कि कुदरत की तरफ से बारिश जब होती है तभी हमारी जो क्रॉप्स है उनको पानी मिल सकता है। मगर अब हमारे पास पूरे साल तो बारिशें नहीं होती, कभी कभी मानसून के सीजन में भी हमारे पास बारिशें बहुत कम होती हैं। तो हम सिर्फ बारिश पर डिपेंड नहीं कर सकते अपनी क्रॉप्स के लिए, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो हमारी क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगी। तो इसीलिए हमने जो है इरिगेशन का सिस्टम अपनी जो है प्रैक्टिसेस में ले आए हैं, ताकि जब बारिश ना हो, जब पानी ना हो, हमारी क्रॉप को फिर भी हम पानी सप्लाई कर सकें। वॉट इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर इन कंट्रोल्ड अमाउंट। मतलब हम उस अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं। बारिश को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जितनी बारिश जो है आसमान से जो है बरसेगी उतना ही क्रॉप के लिए वो नुकसानदेह भी हो सकता है, फायदेमंद भी हो सकता है। मगर इरिगेशन के केस में ऐसा नहीं है। इस आर्टिफिशियल सप्लाई वाटर में हम अपनी मर्जी के मुताबिक एक कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ लैंड को हम ये पानी पहुंचा सकते हैं कि ना हमें जितना क्रॉप को रिक्वायर है हम उतना उस क्रॉप को पानी सप्लाई कर सकते हैं इस आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर की मदद से, जो कि इरिगेशन है। अब ये क्या करता है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। वह हमने पढ़ा कि इरिगेशन क्या है, तो इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर, जो हम एक कंट्रोल्ड लेवल किसी भी पानी का दें किसी भी जमीन को, ताकि वो जो है अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा सके, उसकी मैक्सिमम यील्ड मिल सके। इसलिए हम इरिगेशन सिस्टम को यूज करते हैं। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि व्हाट इरिगेशन इज। तो इरिगेशन का मकसद ये है कि हम आर्टिफिशियली वाटर को सप्लाई करें। आर्टिफिशियली से है मुराद कुछ हमें जो है इसकी दूसरी प्रैक्टिसेस हैं वो हम उनको आगे डिस्कस करेंगे, मगर आप इतना समझ लें कि इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, जिसमें हम पानी को सप्लाई करें नेचुरली सोर्स के जरिए नहीं बल्कि आर्टिफिशियल सोर्स के जरिए अपनी क्रॉप्स तक हम पानी पहुंचाएं, उस टर्म को हम कहते हैं इरिगेशन। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि ये एक कंट्रोल्ड एंड सिस्टमेटिक सप्लाई ऑफ वाटर है। ये चीज आपने याद कर दी है। ऊपर हमने पढ़ा कि सिस्टमेटिक किस तरीके से, और हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि ये 3 चीजों हैं कि इरिगेशन जो है एक कंट्रोल्ड है, दूसरा सिस्टमेटिक सप्लाई वाटर टू द एग्रीकल्चर लैंड थ्रू आर्टिफिशियल मींस। अब यहाँ पर नीचे ये हमें डिस्कस कर रहा है कि कौन से ऐसे तरीके हैं या कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे जरिए हमें जो है हम जमीनों को आर्टिफिशियली पानी पहुंचा सकते हैं, एक्सेप्ट द रेन। हम रेन के अलावा अगर बात करेंगे, क्योंकि वो नेचुरल सोर्स हो जाएगा, अगर हम उसके अलावा देखें तो हम जो है अपनी फील्ड्स को इन तरीकों से आर्टिफिशियली पानी सप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है, एक तो ये कैनाल्स हैं, ठीक है, उसके बाद ये स्प्रिंकल्स हैं। ये आप समझ लें शावर जिस तरह होता है, ये शावर की तरह ही एक स्प्रे की तरह जो है हमारी क्रॉप्स को पानी सप्लाई कर रहा होता है। ड्रिप सिस्टम, जिस तरह हमने मेडिकल साइंसेस की अगर हम बात करें तो हम वो जो
मेडिसिन के तौर पर एक ड्रिप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह का इसका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी दिया जाएगा। अब हम आगे जाकर अपने जो लेक्चर्स होंगे वहां पर डिस्कस करेंगे कि ड्रिप सिस्टम क्यों जरूरी होता है और ये किन एरियाज में जो है डिस्कस इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्यों असिस्ट होता है, मतलब ये इस्तेमाल क्यों होता है इरिगेशन का, हमने पहले ही डिस्कस कर दिया कि हम पूरा साल रेन पर डिपेंड नहीं कर सकते। क्रॉप को अपनी न्यूट्रिशन कंप्लीट करने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए पानी की जरूरत है। अब सारा साल हमारे पास बारिश नहीं होगी तो हम उस पानी को स्टोर करके अपनी क्रॉप तक पानी पहुंचाएंगे। दिस आर्टिफिशियल मेथड ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द एग्रीकल्चर लैंड इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है टू असिस्ट द क्रॉप ग्रोथ। हम ये इरिगेशन यूज करते हैं किस लिए, क्रॉप की ग्रोथ के लिए। ठीक है, वेजिटेशन सपोर्ट करने के लिए, जहां पर पानी कम हो, पानी यहाँ पर कम से मुरादे वहां पर नेचुरल रेनफॉल बहुत कम हो, मतलब साल में मुश्किल से कोई 1 महीना या 1.5 महीना ऐसे एरियाज एग्जिस्ट करते हैं जहां पर बहुत कम बारिशें होती हैं। तो वहां पर हम इरिगेशन इस्तेमाल कर कर पानी, अपना नेचुरल जो रेनफॉल होता है उसको हम स्टोर कर लेते हैं और फिर हम जो है अपनी लैंड्स को वो सप्लाई उनको कर रहे होते हैं आर्टिफिशियली। मतलब कि हमें रेन से पानी मिला, पानी हमें नेचुरली सोर्स से मिलेगा, हम कोई अपना पानी इन्वेंट नहीं करेंगे, हमें पानी मिलेगा नेचुरल रिसोर्सेज से ही, बस हम वो पानी स्टोर करेंगे। फिर हम उनको मुख्तलिफ मुख्तलिफ सिस्टम, मुख्तलिफ मुख्तलिफ मेथड्स के जरिए अपनी कल्चरल या एग्रीकल्चरल लैंड तक उनको पहुंचाएंगे ताकि वो अपनी ग्रोथ पूरी कर सकें और हमें ज्यादा यील्ड दे सकें अपनी न्यूट्रिशन को पूरा करके। तो हमने अभी समझा कि इरिगेशन क्या है। आई होप सो कि इरिगेशन का आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए कि इरिगेशन ये है कि हमने नेचुरल रिसोर्स से हमें पानी मिला, ठीक है, हम उसी पानी को स्टोर कर लेंगे ताकि जब आगे बारिश नहीं होगी या पानी कम होगा, जब हमारी क्रॉप को रिक्वायरमेंट होगी पानी की, तो हम उनको आर्टिफिशियली पानी सप्लाई करेंगे। दैट इज इरिगेशन। के हम अपनी पानी को रेनफॉल के सोर्स के अलावा अगर हम पानी सप्लाई कर रहे हैं, फिर चाहे वो कैनाल्स के जरिए हो, चाहे वो ड्रिप सिस्टम्स के जरिए हो या फिर स्प्रिंकल्स के जरिए हो, हम उसको जो है इरिगेशन कहेंगे, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल मेथड है, वो नेचुरल रेनफॉल नहीं है बल्कि वो एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसके जरिए हमने पानी पहुंचाया अपनी एग्रीकल्चरल लैंड्स की तरफ। ठीक है, ये इरिगेशन था कि हम पानी स्टोर करके आर्टिफिशियली जो है अपनी जमीनों तक पहुंचाए मुख्तलिफ मेथड्स के जरिए। दिस इज कॉल्ड इरिगेशन। हमने अभी इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो स्लाइड में हमने चीज को डिस्कस करना है वो हमने देखना है कि इरिगेशन का रोल क्या है हमारी क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर, हमारी जो ज़राअत की जो प्रोडक्शन बढ़ रही है क्या असर पड़ रहा है, ठीक है, इरिगेशन का। तो यहाँ पर इसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं मगर कहीं कहीं जगहों पर इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, हम उनको आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इनकी जो रोल अदा कर रहा है इरिगेशन, एक कितनी जो हमने पढ़ा कि ये एक ऐसी साइंस है, एक ऐसा टर्म है जिसके माना है कि हम पानी को स्टोर कर कर अपनी उन एग्रीकल्चर लैंड्स तक पहुंचाएं जहां पर बारिशें कम हो या पानी कम हो, तो हम उनकी पानी की सप्लाई आर्टिफिशियली तौर पर पूरी करें पानी को स्टोर करके। दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। तो इसका रोल ये है कि ये एक जर्मिनेशन में हेल्प करता है, मतलब जो सीड हम सो करते हैं उसके बाद जो उसकी ग्रोथ होती है उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो दैट प्ले इरिगेशन प्लेज अ रोल इन जर्मिनेशन। आपने ये याद रखनी है। दूसरी इसकी न्यूट्रिशन अपटेक, इसको इरिगेशन इसमें इसकी मदद करती है। रूट की जब डेवलपमेंट होती है उसमें इरिगेशन का एक मेन किरदार है। प्रोडक्ट क्वालिटी से यहाँ पर बेसिकली फ्रूट की क्वालिटी की बात हो रही है। जो हम क्रॉप लगा रहे हैं उसके जरिए जो हमें फ्रूट मिल रहा है, फ्रूट से मुराद ये सिर्फ फल नहीं है बल्कि अगर हम व्हीट लगा रहे हैं तो व्हीट के जरिए जो हमें सीरियल्स मिलेंगे, हम जो राइस लगा रहे हैं तो उससे हम जो राइस मिलेगा, राइस की क्रॉप में सिर्फ हमें राइस मिलेगा। ये उस प्रोडक्ट के, उस फ्रूट की बात हो रही है। यहाँ पर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हमने दोनों ही चीजें डिस्कस कर चुके हैं हम जब हम डिस्कस कर रहे थे अपनी जो है क्लासिफिकेशन क्रॉप बेस्ड ऑन देयर लाइफ साइकिल, जहां पर हमने देखा था कि बायनियल क्रॉप्स अपनी एक ईयर में वेजिटेटिव ग्रोथ और सेकंड ईयर में अपनी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कर रही होती है। तो वहां पर भी एक उनकी लाइफ साइकिल में भी इरिगेशन का एक अहम किरदार है। क्रॉप की यील्ड बेस और ऑब्वियसली क्रॉप की यील्ड अफेक्ट करेगी अगर पानी नहीं होगा। पानी नहीं होगा तो वो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो वो अपनी जो है उस मैक्सिमम यील्ड नहीं दे पाएगा। तो इरिगेशन इस चीज को भी सपोर्ट कर रही है। दूसरा सीड बेड प्रिपरेशन। अब सीड बेड प्रिपरेशन ये एक नया टर्म है जो हमने आज से पहले कभी डिस्कस नहीं किया अपने वीडियो लेक्चर में। तो सीड बेड प्रिपरेशन का मकसद ये है यहाँ पर कि जब सोइंग से पहले हम अपनी जमीन पर, हम अपनी एग्रीकल्चर लैंड्स पर जो ट्रैक्टर चला रहे होते हैं, जो हम कल्टीवेटर्स चला रहे होते हैं, जो मुख्तलिफ मुख्तलिफ टिलेज इम्प्लीमेंट्स कर रहे होते हैं, टिलेज इम्प्लीमेंट्स, इसके बाद हमारा इरिगेशन के बाद टॉपिक होगा जहाँ पर हम अपनी
एग्रीकल्चर लैंड को तैयार कर रहे होते हैं, ताकि हमने उसी लैंड में अपने सीड को जो है सो करना है। तो ये सीड बेड प्रिपरेशन वहीं की बात हो रही है कि हम अपनी जमीन को जब तैयार करते हैं फॉर द सोइंग ऑफ सीड, तो ये उसमें भी इरिगेशन का एक अहम किरदार है। ठीक है, हमने अभी 2 स्लाइड्स को डिस्कस किया। जब हमने पहली को देखा कि इरिगेशन है क्या, उसकी डेफिनेशन को हमने क्लियर किया। सेकेंडली हमने देखा कि इरिगेशन क्या है, इसका रोल क्या है। ठीक है, थर्ड जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सोर्सेज हैं क्या इरिगेशन वाटर के, कि जो इरिगेशन वाटर हमें मिल रहा है, मतलब आर्टिफिशियली जो हम सप्लाई कर रहे हैं, ये कहाँ से मिल रहा है। नेचुरल सोर्स, आप याद रखें कि नेचुरल सोर्स इज द ओनली रेनफॉल। हमें रेनफॉल के जरिए ही जो है हमें नेचुरल तौर पर पानी मिल सकता है, मगर उसी पानी को हम स्टोर कर देंगे, क्योंकि रेनफॉल का पानी ही ये सारा रिवर्स में आता है, कैनाल्स में आता है, चैनल्स में आता है। तो यही पानी फिर हम आर्टिफिशियल यूज करते हैं उस पानी को स्टोर करके। अब यहाँ पर इरिगेशन वाटर के सोर्सेज पे नंबर 1 पर लिखा हुआ है हमारे पास सामने रिवर्स है। सेकंड पे हमारे पास जो है इरिगेशन चैनल्स। आप इसको अगर नहीं याद करते तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप चैनल्स या कैनाल्स को याद करें कि रिवर्स, चैनल्स, कैनाल्स ये। और बोरवेल्स, यहाँ पर आप बोरवेल्स से मुराद यहाँ पर ट्यूबवेल्स की जिक्र कर दिए, जो कि हम वो जमीन से जो हैंडपंप होते हैं या ट्यूबवेल। हैंडपंप तो खैर हम फील्ड में नहीं लगाएंगे क्योंकि उसको ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर ट्यूबवेल विल बी अ बेटर ऑप्शन, ताकि ज्यादा क्वांटिटी ऑफ लैंड को हम ज्यादा पानी पहुंचा सकें, तो वहां पर ट्यूबवेल ज्यादा सुटेबल रहेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन वाटर 3 है। नंबर 1 पे हमने देखा कि एक नंबर 1 पे रिवर्स हैं, दूसरे हमारे पास कैनाल्स हैं, या जिनको आप चैनल्स कह रहे हैं। नंबर 3 पे हमारे पास एक ग्राउंड लेवल के जो वाटर हैं, जहाँ पर हम ट्यूबवेल्स वगैरह को इम्प्लीमेंट कराकर अपनी एग्रीकल्चर लैंड के लिए जो पानी है उसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहे होते हैं। ये 3 सोर्सेज थे। अब सवाल यहाँ पर आता है कि इरिगेशन क्यों जरूरी है। हमने पढ़ लिया इरिगेशन क्या है, हमने उसका रोल देख लिया कि क्या क्या रोल है, हमने उसके सोर्सेज को डिस्कस कर लिया कि इरिगेशन के वाटर के कौन से सोर्सेज है। अब जो सवाल आकर यहाँ पर आता है कि इरिगेशन आखिरकार जरूरी क्यों है। हम जब इतनी इन्वेस्टमेंट करके हम ट्यूबवेल्स लगवा रहे हैं, हम जो है इतना पानी स्टोर कर रहे हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आखिरकार ये जरूरी क्यों है। ये आपके जहन में सवाल आना चाहिए एज अ स्टूडेंट, एज एग्रीकल्चरिस्ट, कि आप इतना जब खर्चा कर रहे हैं तो उसका आपको आउटपुट क्या मिल रहा है। तो उस सवाल का जवाब हमें यहाँ पर मिलेगा कि इरिगेशन जरूरी इसलिए है कि ज्यादा से ज्यादा हम क्रॉप्स ग्रो कर सके। अब ज्यादा पानी होगा एग्रीकल्चर लैंड की, जब नीड पूरी होगी तो वो यील्ड ज्यादा देगा, यील्ड ज्यादा देगा तो हम ज्यादा से ज्यादा जो है क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास पानी की जो है किल्लत नहीं हुई है, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। न सिर्फ बल्कि हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, उनकी हायर क्वालिटी के साथ हमको ग्रो कर सकते हैं। तो उनका जो फ्रूट है उसकी बेस्ट क्वालिटी मिल सकती है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन उसकी कंप्लीट मिली, उसने अपना फूड अच्छे से बनाया, तो हमें उस फ्रूट की जो है हाई क्वालिटी मिलेगी। उसका जो है ग्रोइंग सीजन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिपेंड नहीं रहेंगे रेनफॉल के ऊपर। अब देखें, डिपेंड हम रहेंगे, ठीक है, मगर हम उसकी डिपेंड लेवल को हम कम कर देंगे। देखें, अगर आपके पास साल में एक मरतबा बारिश हो रही है, ठीक है, आपने एक मरतबा बारिश हुई, आपने पानी स्टोर नहीं किया, तो आप रेन पर डिपेंड हो गए कि आपके पास अब 11 महीने पानी नहीं होगा और 11 महीने कोई भी फसल नहीं होगा। मगर आपने इरिगेशन के मेथड के जरिए अपने पानी को स्टोर किया, जो 1 महीना बारिश हुई, आपने अच्छा खासा पानी स्टोर किया, जो 11 महीने तक आपकी क्रॉप तो वो पानी दे सके, तो आपने वो स्टोर किया। तो अब 11 महीने आप रेन पर डिपेंड नहीं हुए, आप हैं फिर भी रेन पर ही डिपेंड कि आपने वो पानी वहीं से ही स्टोर किया। मगर ये जो आगे के 11 महीने ये आप रेन पर डिपेंड नहीं होंगे। अगर रेनफॉल नहीं भी होगा तो आपके पास इतना स्टोर्ड पानी है कि आप अपने 11 मंथ को जो है कम्प्लीटली कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम हो सकती है कि अगर आप पानी को अपने जरूरत के मुताबिक स्टोर करें। ठीक है, अब यहाँ पर ऑफ सीजन फार्मिंग से बुनियाद ये बात कर रहा है कि अगर जिन सीजन की जो क्रॉप की जो सीजन नहीं है उनको भी हम ग्रो कर सकते हैं। अब हमने 3 चीजें डिस्कस कर ली। हमने देखा इरिगेशन क्या है, हमने उसके सोर्सेज को डिस्कस किया, हमने उसका रोल देखा कि उसका रोल क्या है, उसके बाद ये आखिर क्यों जरूरी है इरिगेशन। अब जो हमने चीज डिस्कस करनी है इस टॉपिक का, जो लास्ट हमारा जो है इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज की इस वीडियो का, वो हमने देखना है कि इरिगेशन जहाँ इतने फायदे दे रहा है तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो एज एग्रीकल्चरिस्ट आपने जल्दी नहीं करनी, आपने बस पानी को बहुत ज्यादा स्टोर करके जमीन पर ऐसे ही नहीं छोड़ देना। आपके उसने उसकी मेरिट्स और उसकी डीमेरिट्स को अपने जहन में रखकर फिर ही अपनी जो है एग्रीकल्चर लैंड में वो प्रैक्टिसेस को लेकर आना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है डिसएडवांटेज में, जो पहला डिसएडवांटेज यहाँ पर लिखा हुआ है, इस टर्म को आप क्लियर कर लें कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, वाटर लॉगिंग, यहाँ पर बेसिकली उस चीज को डिस्कस किया गया है कि जमीनों में जब ज्यादा हम पानी सप्लाई देंगे ना,
तो वहां पर पानी एक रुक जाएगा उनमें, मतलब जितनी सॉइल की रिक्वायरमेंट थी उतने उतना पानी एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो ज्यादा पानी है वो जमीन के ऊपर ही रहेगा और वो उस सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो उसकी न्यूट्रिएंट कैपेसिटी है, वो उसको अफेक्ट करेगा और वहां पर कोई क्रॉप नहीं होगी। तो वाटर लॉगिंग ये है कि किसी भी एग्रीकल्चर लैंड में जब पानी जमा हो जाए, क्योंकि हमने इतना ओवर एफिशिएंट उसको पानी दे दिया, तो वहां पर उसकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा हमने उसको पानी दिया है, तो वहां पर वाटर लॉगिंग का केस आएगा, जहां पर जो है पानी जो है जमा होना शुरू हो जाएगा और उसी के रीजन की वजह से हमें वहां पर सॉइल सैलिनिटी देखने को मिलेगी। अगर पाकिस्तान की बात करें हम, तो यहाँ पर सॉइल सैलिनिटी का एक संद में बहुत बड़ा इशू है कि हमारी कई ऐसी जो है हमारी एग्रीकल्चर लैंड्स पड़ी हुई है जिन पर सॉइल सैलिनिटी की वजह से हमारी क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पा रही, क्योंकि वहां पर सॉल्ट इम्बेलेंसेस के इशू आ गए हैं। ठीक है, हमारे जो रिसर्चर्स हैं वो इसका हल ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से, और काफी जो है इन्होंने इम्प्रूवमेंट लाई है, ऐसे ऐसे मेथड्स इंट्रोड्यूस करा दिए हैं जिसके जरिए हमें सॉइल सैलिनिटी के इशू को जो है हम जो है रिड्यूस कर कर एग्रीकल्चर जो लैंड जो ज़यान हो रही है उससे भी फायदा ले सकते हैं। ठीक है, अब हमने पहला डिसएडवांटेज इसका ये देखा कि ज्यादा इरिगेशन जो पानी है उसको देने से जमीन पर पानी जमा हो सकता है और सॉइल सैलिनिटी का एक मेजर जो है मसला बढ़ सकता है। अगर हम ज्यादा उसको पानी देंगे तो जितनी क्रॉप की रिक्वायरमेंट है उसको इतना ही पानी देना चाहिए। सेकेंडली, इसमें इन्वेस्टमेंट का इशू आता है, एक एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर के हमने एक तो सीड वगैरह फर्टिलाइजर के एक्सपेंसेस पहले ही बहुत ज्यादा है, उसके बाद हमने जो है ये जो नए सिस्टम आए हैं ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, और अगर एक फार्मर जो है इनको लगा भी ले मगर ये उसकी जो है रेंज से बाहर है तो वो डेब्ट में आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो उसको जो है उस बजट को अवेल ही नहीं कर पा रहा कि वो इस तरीके मेथड की तरफ जाए, तो ये बेसिकली उसी के लिए नुकसानदेह है कि एक्सपेंसिव चीज की तरफ ज्यादा जाएगा तो जो है इसकी इनकम जो है ऑब्वियसली डिस्टर्ब होगी। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है डिप्लीट वाटर सोर्सेज, यहाँ पर ये कह रहा है कि वाटर सोर्सेज को नुकसान पहुंचा सकता है अगर हम इसको जो है सही से मैनेज ना करें। इतना ज्यादा इरिगेशन के लिए हम पानी निकालें तो ऑब्वियसली वो जो लैंड में से जो वो वेस्ट पानी निकला है वो हम सारा का सारा ज़ाया कर देंगे। तो इसलिए इरिगेशन के वाटर को तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तरीके से मैनेज किया जाए, इस तरीके से मैनेज किया जाए कि आगे हमें ये काम देगी बगैर किसी नुकसान के। नुकसान को कम से कम कर कर ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल किया जाए इरिगेशन से, इस चीज का मकसद ये है। ठीक है, अब इरिगेशन के गोल क्या है कि एक ऐसा जो है प्लांट की हेल्दी ग्रोथ हो। इरिगेशन का मेन मकसद ही यही है कि जो प्लांट है उसकी हेल्दी ग्रोथ हो। बस इरिगेशन चाहती यही है कि मैं जो पानी दे रही हूँ उनको आर्टिफिशियल सप्लाई कर रही हूँ, उसकी वजह से जो है उसकी जो प्लांट की ग्रोथ है वो उसको जो है एक हेल्दी ग्रोथ मिले, उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिले। इरिगेशन का मेन गोल यही है। और इरिगेशन से दूसरे जो हम कहते हैं कि कौन सी चीजें जो है वो कम होती हैं, तो वो एक सॉल्ट इम्बैलेंसेस। अब सॉल्ट इम्बैलेंसेस से मुराद है सॉल्ट जो इसको हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस भी कहते हैं। इससे मुराद ये है कि जो सॉइल के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो कुछ सॉल्ट प्रेजेंट है, उनकी लेवल डिस्टर्ब हो जाए, या तो वो इंक्रीज हो जाए या तो वो डिक्रीज हो जाए, नॉर्मल ना रहे, एबनॉर्मल कंडीशन आ जाए, तो हम उनको सॉल्ट इम्बैलेंसेस कहते हैं। तो उनको जो है अगर यहाँ पर सॉइल सैलिनिटी का भी मसला हो रहा है तो हम कुछ ऐसी भी कंडीशन होती हैं जहाँ पर हमको पानी देकर हम उनको डिजोल्व कर सकते हैं। तो इरिगेशन जो है सॉल्ट इम्बैलेंसेस के मसले को जो है कम से कम करती है। लीफ बर्न्स और सॉइल इरोजन, ये दोनों ही जो है डिजीजेज हैं जिनको जो है सॉइल इरोजन से मुराद यही है, ये जो आपके सामने चीज दिख रही है ना, ये सॉइल इरोजन है। तो इस चीज को जो है इरिगेशन कम से कम करती है और वाटर वेस्टेज को कम से कम करती है। तो ये चार ऐसे जो है हमारे पास सामने थे जो कि इरिगेशन कम से कम करती है खुद बजायर आगे आकर। ठीक है, आज नेक्स्ट के जो हम चीज में डिस्कस करेंगे, आज हमने इन चार टॉपिक्स को डिस्कस किया। हमने सबसे पहले इरिगेशन को समझा कि इरिगेशन क्या है, तो वहां पर हमने समझा कि इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर, जहां पर जो है हम एग्रीकल्चर लैंड्स को आर्टिफिशियली वाटर अप्लाई कर रहे होते हैं, स्टोर कर कर वाटर को। सेकंड, हमने डिस्कस किया कि क्रॉप प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर का क्या रोल है। थर्ड पे हमने डिस्कस किया कि एज इरिगेशन के वाटर के सोर्सेज क्या क्या हैं, कि हम किस तरीके से वाटर को स्टोर करते हैं। उसके हमने फिर एक क्वेश्चन को देखा था कि ये जरूरी क्यों है, किस लिहाज से ये जरूरी है। लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि इरिगेशन के डिसएडवांटेजेस क्या है और इसका गोल क्या है, जो हमने इसका प्राइमरी गोल समझा कि प्लांट को एक हेल्दी ग्रोथ वो अता करे, ये इसका प्राइमरी गोल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट के हम वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इरिगेशन के सिस्टम की कौन सी टाइप्स है, हम इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।
चैनल पे आप अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इरिगेशन के बारे में आपको आज कौन-सी नई बात पता चली और क्या आपने सीखा और क्या आपको लगता है कि इस चैनल में और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। बेसिकली ये चैनल आपकी जो है डेवलपमेंट के लिए ही है। सो फील फ्री टू आस्क, फील फ्री टू कमेंट, हमारी टीम आपको ज़रूर राब्ता करेगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपका कॉन्सेप्ट जो है इरिगेशन के मुतालिक क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।